हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में आपको एनसीईआरटी की बुक है ना, जो उसमें आपको दिखेंगे जैसे पेज नंबर 4, 6 और 11 में कुछ आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को और उसके बाद हम करेंगे इसके बाद अभ्यास को जो आपकी एनसीईआरटी में उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके पेज नंबर 4 में है। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। ठीक है, कुर्सी, वायु, बादाम, ये उसने दे रखे आपको, क्या एग्जाम्पल दे रखे, उदाहरण दे रखे। आप इनमें से आपको क्या करना है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से आपके पदार्थ हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि पदार्थ की अवस्थाएं होती है। तो बेसिकली तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और 2 और होती है जो क्या होती है, एक तो बोस-आइंस्टीन होती है, दूसरी आपकी क्या होती है, प्लाज्मा होती है। तो फिलहाल आपके सिलेबस में कक्षा 9th में, क्लास 9th में क्या है आपके पास, ठोस, द्रव, गैस के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो चेयर आपकी, ठीक है, क्या है जो चेयर है, कुर्सी, वायु, बादाम, ठीक, नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण है। आपको पता है ना कुर्सी क्या है, कुर्सी क्या आपकी, कुर्सी और दूसरा क्या दे रखा, चलो कुर्सी आपकी ठोस हो गई, वायु जो है वो गैस हो गई, बादाम भी आपका क्या हो गया, ठोस हो गया, और नींबू का पानी ये क्या हो गया, द्रव हो गया। और बाकी हमारे ये क्या है, यहाँ पे आप देखोगे आपको क्या दिख रहा होगा, स्नेह। स्नेह मतलब क्या होता है, प्रेम। ठीक है, गंध, घृणा, ठीक है, जिसको हम ईर्ष्या भी बोलते हैं। ठीक है, शीत, विचार, ये सब क्या है आपके, आप बोल सकते हो कि आपकी एक थिंकिंग है। ठीक है, मतलब जैसे हम बोलते नहीं है कि ईर्ष्या मत करो, या यहाँ पे क्या आ रही है, सुगंध आ रही है, भाई ये पदार्थ नहीं है क्योंकि इनका ना ही आकार है और ना ही इनका आयतन है। क्लियर हुई बात। वैसे गैस का भी नहीं होता, लेकिन गैस हमारी क्या है, पदार्थ की एक क्या है, कैटेगरी है। क्योंकि जो हमारे गैस होते हैं ये क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, इनके कणों के बीच में दूरियां भी होती है। और जो ये हमारे पास यहाँ पे शब्द है, स्नेह हो गया, गंध हो गया, घृणा हो गई, ये तो इनमें कण ही नहीं है, ये हमारे थॉट्स हैं। क्लियर। तो ये हमारे पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे, जो क्या है, कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू का पानी, क्या है ये, ठोस, द्रव, गैस। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताए, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है। जैसे मेरे घर के बगल में क्या है कि होटल है, ठीक है, तो वेडिंग पॉइंट है, तो वहाँ शादियाँ वगैरह होती हैं। अब मैं बैठी रहती हूँ, चलो भाई, जैसे वहाँ से शाम के टाइम पे क्या होता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो मेरा मन ललचाने लग जाता है, मुंह में पानी आने लग जाता है। ठीक है, चलो मजाक कर रही हूँ। अब आते हैं हम यहाँ पे, तो क्या बोले, आती है ना खुशबू, आपने देखा होगा, या आपके आस पड़ोस में शादी हो रही होगी, लड्डू बनने की खुशबू आ रही है, बर्फी बनने की, रसगुल्लों की, चलो भाई टूट पड़ो। ठीक है, तो खुशबू आती है हमें दूर से, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। लेकिन जब खाना क्या हो जाता है आपका, ठंडा हो जाता है, तो उसकी सुगंध जो है वो बहुत धीमी गति से हमारे पास आती है। क्लियर। देखते हैं, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान क्या है यहाँ पे, तापमान, टेम्परेचर बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस, जो गर्म खाने से आपकी गैस निकल रही है, किसकी वजह से, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग है आपके पास, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, टेम्परेचर। देखो खाना है जो आपका जब गर्म था, जब उसका टेम्परेचर ज्यादा था, तब क्या था, उसकी सुगंध आ रही थी। अब टेम्परेचर कम है तो सुगंध क्या हो गई, उसकी जो गति है वो धीमी हो गई, हमें उसके पास ही जाना पड़ेगा, तब जाके हमें खुशबू आएगी। क्लियर। गैस की कणों की गति भी बढ़ जाती है, कब, जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, ठंडा तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है।
अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, तापमान। अगर आपका खाने का तापमान अधिक होगा तो आपके पास जो सुगंध है वो काफी दूर तक आएगी, ठीक है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जो अगर उसका टेम्परेचर कम है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी कम होगी। गतिज ऊर्जा मतलब, ठीक है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। मतलब गति है ना, गति कर रहा है कोई चीज, उससे जो उसकी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर हुई बात। तो अगर हमारा टेम्परेचर अधिक होगा खाने का तो हमारे पास क्या होगी, खुशबू जो है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर जब खाना बिल्कुल पक रहा होगा गैस में या चूल्हे में तो उसकी सुगंध बहुत जल्दी से आती है, और अगर हमने थोड़ी देर बाद हम घूम फिर के आए, खाना ठंडा हो गया, तब नहीं आती उसकी सुगंध। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, ठीक है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, कि जो स्विमिंग पूल है उसमें गोताखोर क्या कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, तो इसमें क्या पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित हो रहा है। तो पढ़ते हैं हम कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। एक तो क्या होता है कि पानी के कण के बीच की दूरी क्या है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्लियर। दूसरी चीज, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो आपके गैस होते हैं उनके बीच, जो द्रव होता है उनके बीच क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है वो ठोस से तो क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन जो गैस है उससे क्या होती है, कम होती है। ठीक है। जल के कणों के बीच आकर्षण बल भी कम होता है एज कंपेयर ठोस के। ठीक है, लेकिन गैस से क्या होता है, ठोस से तो क्या होता है, इसका आकर्षण बल ज्यादा होता है, लेकिन गैस से कम होता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, कि जो आपके पदार्थ के कण हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट, हमने ये वैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। बताया ना आपको कि छोटे छोटे कणों से ही मिलकर क्या बनता है, आपका पदार्थ बनता है। अब यहाँ पे समझो कि आपका जो ठोस होता है उसकी कुछ इस तरीके से संरचना होती है। ठीक है, और जो द्रव होता है उसकी कुछ इस तरीके से संरचना होती है। ठीक, और जो आपका गैस होता है उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, कंपेयर करो, ये जो ठोस है आपका, भाई इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक तो बहुत ही ज्यादा स्पेस कम कर ले रहा है, दूसरी चीज इनके बीचों में जो यहाँ पे आप देखोगे ये डिस्टेंस है जो वो बहुत ही कम है। यहाँ देखो, यहाँ डिस्टेंस देखो और यहाँ डिस्टेंस देखो। क्लियर। तो यहाँ पे पदार्थ के कण, अगर हम ठोस की बात करते हैं तो ठोस में क्या होता है, बहुत ही कम स्पेस होता है, और जो आपका गैस होता है उसमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व, आयतन, यहाँ पे क्या बोल रखा उसने कि घनत्व किसको बोल रखा, कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन। इसका मतलब क्या है कि जो आपका घनत्व होता है, ठीक है, जो आपका घनत्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन। क्लियर। यहाँ पे लिखा है, याद देखो, ठीक, कि किसी तत्व के प्रति इकाई, प्रति इकाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, प्रति इकाई आयतन के ही क्या है, कि द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व। क्लियर। घनत्व इक्वल क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, वायु, चिमनी का धुआं, शहद हो गया, जल हो गया, चौक हो गया आपका, और दूसरे उसने रुई दे रखी, कॉटन और लोहा। ठीक, अब इनका घनत्व
सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? आपका लोहे का है। किसका है घनत्व ज्यादा? लोहे का है, जो सबसे ज्यादा हल्की है। ठीक है, मान लो जो आपका गैस, यहाँ पे देखो पहले इसने गैस को रखा है, फिर द्रव आएगा, देन घनत्व। इसका मतलब क्या है कि जो आपका क्या होता है, अच्छा जो आपकी ठोस द्रव, ठोस आएगा यहाँ पे, जो आपके क्या होते हैं ठोस होते हैं, उनका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। यहाँ पे देखो ये जो वायु है और जो ये चिमनी है, ये क्या है? ये आपकी गैस है। ठीक है, रुई को गैस मत समझ लेना, ये जो रुई है आपकी, ये क्या होता है आपने देखा होगा बहुत ही हल्की होती है, तो इसका कुछ घनत्व भी नहीं होता है। ठीक, जल द्रव हो गया आपका, शहद, चौक और लोहा, ये क्या हो गए आपके? ठोस हो गए। तो क्लियर हुई बात कि गैसों में कम घनत्व होता है एज कंपेयर द्रव और ठोस के, और द्रव में गैस से ज्यादा लेकिन ठोस से कम क्या होता है? घनत्व होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाली अंतरों को सारणीबद्ध कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता हो गया आपका, संपीड़ितता, तरलता और बर्तन के गैस में भरना, आकार, गतिशीलता, घनत्व। ये क्या है आपकी? ये पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुण में हमने इनको दर्शाया गया है कि ये क्या है, इनके गुण हैं और किस प्रकार से ठोस में होते हैं, किस प्रकार से द्रव में होते हैं आपके, किस प्रकार से आपकी गैस में होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गुण क्या क्या आपके पास, आकार, दृढ़ता, आयतन। अब ठोस की बात करते हैं। ठोसों में क्या होता है? आकार क्या होता है? निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। दूसरी चीज दृढ़ता, ठोस क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। आयतन मैंने बताया ना निश्चित होता है। दूसरी चीज आते हैं हम द्रव पे, द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, आयतन भी क्या, आयतन निश्चित होता है इसका। क्लियर हुई बात? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी है कि जो आपके द्रव होते हैं वो क्या होते हैं, ये आपके जो द्रव है इनका जो आकार है वो बदलता रहता है, लेकिन जो आयतन रहता है वो निश्चित होता है। क्लियर? अब आगे, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं, ये बह सकते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण नियम को फॉलो करते हैं। ठीक, और द्रवकों का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब बात कर लेते हैं गैस की। तो गैस जो है, ठोसों का आकार निश्चित नहीं होता है, दृढ़ नहीं होते हैं, गैस का कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। इसका मतलब इसका आकार और आयतन क्या होता है? दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब नेक्स्ट गुण भी देख लेते हैं, क्या क्या हमारे पास? संपीड़ितता है। ठीक है, तो आपके जो ठोस होते हैं वो असंपीड़ित होता है, जबकि जो द्रव होता है वो बहुत कम संपीड़ित होता है। संपीड़न मतलब क्या होता है? यहाँ पे संपीड़न का मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके पास कोई ठोस है, ये मार्कर है मेरे पास, मैंने इसको प्रेस करा, बहुत ताकत लगाई मैंने इसको प्रेस करा, तो प्रेस करने पर इसकी संरचना नहीं बदली, आप देख सकते हो। लेकिन अगर बात करते हैं द्रव की, तो द्रव की भी क्या हो सकता है? हम उसको प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ मात्रा में हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रेस कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं। और जबकि जो गैस होता है ये इनमें बहुत अधिक होता है, मतलब हम उनको बहुत अधिक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घरों में चलो सिलेंडर तो आप उठा ही नहीं सकते, तो प्रेस क्या करोगे उसको? मान लो कि जो आपके सिलेंडर है उसके अंदर की जो गैस है उसको हम प्रेस कर रहे हैं, काफी उसको प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, प्रेशर देने के बाद वो क्या हो जाता है? वो द्रव में बदल जाता है। द्रव में बदलने के बाद वो क्या, किस में बदल जाता है? आपके ठोस में बदल जाता है। क्लियर? तो उसमें क्या होता है? अधिक संपीड़नशील होता है गैस जो है। कणों के बीच में अंतराण्विक बल, आपने देखा होगा जो ठोस होते हैं उनके जो आपके कण होते हैं उनके वो क्या होते हैं? आपस में बिल्कुल सटे हुए होते हैं, उनके बीच स्पेस कम होता है। तो ठोसों के कणों के बीच बहुत अधिक अंतराण्विक बल पाया जाता है, जिसके कारण इनको, अगर हम इनको पृथक भी करें इनके कणों को, तो उसमें आवश्यक ऊर्जा की हमें क्या होगी? आवश्यकता होगी। क्लियर हुई बात? अब बात करते हैं हम द्रव की। तो द्रवों के कणों के मध्य ठोसों की अपेक्षा कम आणविक अंतर्बल पाया जाता है, जबकि गैस से क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है, परंतु यह बल इनका आयतन स्थिर बनाने के लिए पूर्ण होता है। मैंने आपको बताया ना कि आयतन इसका क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि आकार इसका अनिश्चित होता है। बात करते हैं गैसों की।
गैसों के कणों के बीच अंतर आणविक बल बहुत कम होता है, जिस कारण क्या कर सकते हैं हम इनको, क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से क्या कर सकते हैं हम इनको, इनके कणों को पृथक कर सकते हैं। अर्थात नगण्य होता है। प्रत्येक कण स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी दिशा में ये निरंतर गतिशील होते हैं, क्योंकि इनका जो अंतर आणविक बल होता है वो बहुत कम होता है। दूसरी चीज, इनका जो स्पेस होता है, इनके बीच में का जो दूरी, इनके कणों के बीच की जो दूरी होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण इनके कण क्या होते हैं, आपस में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर वही बात। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था, वही उसी क्वेश्चन में हमारे पास इन गुणों पे क्या थी, टिप्पणी लिखने के लिए थी, मतलब डेफिनेशन की दृढ़ता क्या होता है आपका, ठीक है, संपीड़ितता क्या होता है। दृढ़ता की बात कर लेते हैं। पदार्थ का वह गुण जो उससे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, ठीक है, क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। मतलब वो क्या कर रहा है, क्या बोला उसने कि पदार्थ का वह गुण जो क्या कर रहा है, बाह्य बल के विरुद्ध से अपने आकार को बनाए रखना। मतलब अगर हम कोई बाह्य बल उस पर लगा रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस पर इतनी दृढ़ता है कि वो अपने उसको क्या कर रहा है, बनाए रख रहा है अपने आकार को, तो ये गुण क्या कहलाता है आपका, दृढ़ता कहलाता है। जैसे ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, ठीक है। द्रव तथा गैस दृढ़ नहीं होते हैं, यह हमने अभी पढ़ा है सारणी में। संपीड़ितता क्या होती है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, बाह्य बल दबाव के कारण ये क्या हो जाते, कण समीप आने लग जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, जब हम गैस को प्रेस कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो वो द्रव में बदल जाता है, द्रव को अगर हम प्रेशर दे रहे हैं तो वो ठोस में बदल जाता है। पदार्थ के इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं, गैस सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है, ठोस की संपीड़ितता क्या होती है, नगण्य होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, प्रेस नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको कर रही हूँ, कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है इस पे, ठीक है, इसलिए इनका आकार वो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इस गुण के अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया सिलेंडर की गैस को हम क्या कर सकते हैं, उसको उस पर प्रेशराइज कर सकते हैं उसको, उसके बाद वो द्रव में चेंज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, तरलता, ठीक है। अब तरलता से आपको क्या कुछ आ रहा है दिमाग में, तरल पदार्थ क्या होते हैं, तरल क्या होता है। तो तरल से एक माइंड, जैसे हम ना क्या होता है कि कभी कभार ना हमारे मन में ना एक इमेज बन जाती है। जैसे मैंने बोला रसगुल्ले, बताओ बनी कि नहीं बनी, रसगुल्ले की इमेज बनी ना, ठीक है। इस तरीके से मैंने बोल दिया बर्फी, चलो खाने की बात छोड़ देते हैं। मैंने बोल दिया कि चलो भाई KGF 2 की जो टिकट है, KGF 2, तो कौन आता है, जो KGF में जो हीरो हैं आपके, वो आपके दिमाग में आ जाता है ना, आता है कि नहीं आता है। इसीलिए आपके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको सुन के ही बिल्कुल उनकी इमेज बन जाती है। जैसे यहाँ पे क्या है साइंस में आपका तरलता, तरलता से आपको कुछ याद आ रहा है, नदी जैसा, पानी जैसा, कुछ बहने वाला, वही है आपका तरलता। चलो, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। आपको पता है ना, अब इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, पानी क्या है, बहता है ना, किस दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में। ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐसे यहाँ पे ढलान है और ये पानी यहाँ ना जाने की बजाय ऊपर जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। और जो गैस होती है, गैस मैंने आपको बताया वो चारों दिशाओं में क्या होती है आपकी, वो निरंतर गतिशील होती है गैस के कारण। क्योंकि चलो मैंने बता रखा है आपको कि क्या क्यों होते हैं वो गतिशील, क्योंकि उनके कणों के बीच में दूरी ज्यादा होती है, उनमें क्या होता है, जो अंतर आणविक बल होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, गैस सभी दिशाओं में बह सकती है। गैस की तरलता द्रव से अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच में दूरी बहुत अधिक होती है, आकर्षण बल भी कम होता है। दूसरी चीज, बर्तन में गैस भरना, ठीक है, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा, नगण्य अंतर आणविक बल
के कारण होता है। अब हम बात कर लेते हैं आकार की, कि आकार क्या है आपके पास, ठीक है। तो जो आपका आकार है वो क्या है, ठोस पदार्थ में अधिकतम अंतर आणविक बल होता है। बताया ना मैंने आपको कैसे होते हैं उनके शेप, बिल्कुल ऐसे होती है, बिल्कुल जगह ही नहीं होती, ये बिल्कुल आपस में क्या होते हैं, अंतर आणविक बल से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। जबकि द्रव गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर सकते हैं जिनमें उन्हें रखा गया हो, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। क्लियर हुई बात। किसका, आपका जो आपके द्रव हो गया और जो आपकी गैस हो गई, इनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा आना गतिज ऊर्जा कहलाती है, या आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। या स्थितिज ऊर्जा हो गई, तो स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इतनी सी बात है, ठीक है। चलो, पदार्थ के कणों की गति के कारण उनमें ऊर्जा का आना क्या कहलाता है, आपका गतिज ऊर्जा कहलाता है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर हुई बात। दूसरा, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अब आप ये जो जैसे हमारे पास ये ठोस पदार्थ है, ठीक, ये दोनों क्या है, ठोस पदार्थ है। मैंने इसको रखा यहाँ पे इतनी ढलान में, ठीक है, इतनी ढलान में मैंने इसको रखा, यहाँ देखो, ठीक, तो ये रुक गया। देखो ढलान दिख रही है आपको, कितनी ढलान है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगी या थोड़ी ढलान ज्यादा करूं, तब जाके ये क्या होगा, इसकी गति, इसमें गति आएगी। लेकिन अगर मेरे पास पानी होता, मैं इतना भी रखती पानी को, तो वो सीधे गिर जाता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके ठोस होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा कम होती है, और जो आपका द्रव होता है उनमें थोड़ी ज्यादा होती है ठोस से, लेकिन द्रव से कम होती, गैस से कम होती है। तो गैस में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, उसके बाद द्रव में होती है, लास्ट में ठोस में होती है। क्लियर। अब देखते हैं घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यह घनत्व हमने अभी पढ़ा है ना। घनत्व क्या होता है, घनत्व इक्वल आपको क्या याद रखना है, द्रव्यमान बटे आयतन, इतना याद रखना है। उसके बाद उसकी आप डेफिनेशन बना सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, कारण बताएं, ठीक है। कारण क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्योंकि गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है तथा इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है, जिस कारण सभी दिशाओं में ये क्या कर सकती है, गतिशील होती है, यह विचरण करती है। जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह से भर देती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। आपकी जो गैस है वो क्या करती है, बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित तथा तीव्र होती है। मतलब अनियमित कैसी, जैसे कि कोई गैस के कण है, वो क्या कर रहा है, अगर फॉर एन एग्जाम्पल इसको आप एक खोखला इसका बाहर की एक परत मान लो, इसके अंदर हमने गैस भरी है। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी हिलाऊं तो ये क्या करेगा, इसके जो कण होंगे सभी कण एक जैसे गति तो नहीं करेंगे ना, और ना ही उनकी गति बिल्कुल फिक्स होगी कि हाँ भाई तूने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाना है, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। सबके अपनी अलग अलग स्पीड होती है। जैसे मान लो कि कोई मोटा इंसान है तो उसकी स्पीड कंपेयर करते हैं अगर हम पतले इंसान की, तो किसकी ज़्यादा होगी भाई, मोटे की भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि वो रोज रनिंग पे जा रहा है। चलो ये तो खैर ऐसी बात है, ठीक है। तो इनकी क्या होगी, जो आपका गैस होगा, आगे देखते हैं, इनकी गति क्या होगी, अनियमित होगी। दूसरी चीज ये तीव्र भी होगी। इस कारण यह कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का जो दबाव है वो बनता रहता है। क्लियर हुई बात।
क्या कारण है इसका? गैस की जो अनियमित गति है, और दूसरी चीज क्या है, ये तीव्र गति से गतिशील रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। अब लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार और आयतन क्या है, निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट है, इनके कणों में संपीड़ित नहीं होगी। अगर आप मेज को प्रेस करोगे, कहीं से भी प्रेस करा आपने, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप हथौड़ा से मार रहे हो तब बोलो कि मैम ने तो ऐसे बताया तो ये तो टूट ही गया। ऐसे काम नहीं करने आपको, ठीक है। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी एक ठोस है, मतलब ये सब गुण किसके हैं, ठोस के। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो मेज की लकड़ी है आपकी, वो भी क्या होगी, ठोस होगी। क्लियर? आगे देखते हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन यह ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि जो आपका हवा है, यहाँ देखो, जैसे मैं क्या कर लूंगी, क्या कौन सा स्टेप है ये, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, डांस नहीं करना है, ठीक है। और ये लकड़ी है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैंने इसको प्रेस करा, दबाया, मेरे हाथ पे ही चोट लग गई। तो खैर जो जिनको कराटा आती है, मार्शल आर्ट आती है, तो वो तो एक्सपर्ट होते हैं ना, ठीक है। तो हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, भाई चलाइए आप भी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं, तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, यह नगण्य होता है। क्लियर? आपको पता है ना कि गैस क्या होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है। दूसरी चीज, उनमें जो आकर्षण बल होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, इसलिए बहुत कम बाह्य बल के से उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस की लकड़ी कण बिल्कुल पास पास बंधे, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तथा ये क्या होती है, मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाती है, जिससे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। जैसा कि कराटे में दक्ष लोग हैं, मतलब जो कराटे सीख रहे होंगे या जो कराटे करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इजीली से ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो यह काम नहीं कर सकते। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, ठीक है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जैसे आपने केदारनाथ अगर मूवी देखी होगी, तो उसमें जब बाढ़ आती है, तो जब वहां से ग्लेशियर टूटता है, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या आता है, बर्फ आता है, उसका टुकड़ा आता है वो, लेकिन वो पानी में बह रहा है, जबकि उसको क्या डूब जाना चाहिए था ना। उसके ऊपर से क्या आ रहा है, बंदर भी आ रहा है तैरते हुए, बड़े मजे से वो मजे ले रहा है, वाह क्या नाव चल रही है उसकी, ठीक है। रीजन देख लेते हैं अब क्या कारण है इसका। बर्फ पानी के जमने से बनती है, ठीक है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं रहते हैं। मतलब मेन रीजन क्या है, रिक्त स्थान का। आगे, यह पिंजरे की जरा केस लाइक संरचना बना लेती हैं। पिंजरा देखना है ना हमने, आप बर्फ का टुकड़ा भी देखिए, इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है। यहाँ पे पानी नहीं है, ये बर्फ की संरचना है, ठीक, ऐसा मत समझना। चलो, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब इसका आयतन उतनी ही, जिससे उसका आयतन उतनी ही मात्रा में जल से अधिक हो जाता है, लेकिन इसका आयतन जो है वो जल से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। आयतन के बढ़ने से घनत्व जल में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। आपने देखा होगा ना, घनत्व इक्वल टू क्या होता है आपका, घनत्व इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब बताओ, अगर आपका आयतन ज्यादा होगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा ना। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि फॉर एन एग्जांपल कि आपका घनत्व, चलो द्रव्यमान आपका यहाँ पे 50 है, ठीक है, 50 किलोग्राम मान लो आपका द्रव्यमान है,
ठीक। अब उसके बाद आपका जो घनत्व जो आयतन है उसको मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 लीटर फॉर एग्जाम्पल। आप मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका घनत्व क्या आएगा, 25 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। डिवाइड करके भाई कैसे आएगा, क्या 250 25, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे घनत्व आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपका आयतन बढ़ता है, अगर हम इसको 2 लीटर से नहीं 10 लीटर से करते हैं तो, लेकिन द्रव्यमान उतना ही है, तो क्या हो जाएगा भाई, आया ना, क्या आएगा आप यहाँ पे 5 लीटर घनत्व, सॉरी ये आपका यहाँ पे घनत्व क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आएगा आपका घनत्व यहाँ पे 5। अब आप कंपेयर करो 5 और 25 में कौन सा बड़ा है, अबे कौन सा बड़ा है, 25 ही तो बड़ा है, ठीक है। तो आपका जो 25 है वो क्या है, 5 की तुलना में काफी बड़ा है, ठीक। इसका मतलब अगर हमारा आयतन बढ़ा तो घनत्व क्या हुआ, कम हुआ, यही बात यहाँ पे बोली गई है। अतः बर्फ के टुकड़े जल पे तैरने लग जाते हैं, क्योंकि जब अगर उसका आयतन बढ़ जाता है तो उसका घनत्व तो कम हो जाता है, इसलिए वो क्या करने लगते हैं, पानी में ही तैरने लग जाते हैं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए, ठीक है। ये केल्विन में दे रखे, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आपको केवल 273 केल्विन से माइनस करना होता है, तो आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। क्लियर। फर्स्ट देख लेते हैं, 300 केल्विन है, क्या बोला मैंने, 273 केल्विन को माइनस करने पे आपका जो आंसर है वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे 10 3 जा 7 और यहाँ पे आपका 9 9 7 2 और यहाँ पे 2 2 जा 0, तो ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। सेकंड वाला देख लेते हैं, 573 केल्विन, 573 केल्विन। वही अगेन डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए ये कर दो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में दिया हो और केल्विन में बदलना है तो आपको 273 से क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्लियर। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मान लो कि आपके पास यहाँ पे 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन पे बदलना है। केल्विन में बदलने के लिए केवल इसमें क्या कर लो आप, 273 से प्लस कर दो, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 373 डिग्री, सॉरी डिग्री सेल्सियस था ना, तो आपका ये केल्विन में आ जाएगा। क्लियर हुई बात। डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो माइनस करना है 273 से, अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो प्लस कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले दे रखा 250 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ज्ञात है कि जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आपको यह डिग्री सेल्सियस का साइन कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक। यहाँ पे आपके पास कहीं पे भी अगर 100 है उसके बाद डिग्री लगानी है सेल्सियस, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे दूसरा तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफी उच्च ताप में है, ठीक। अतः इस ताप पर, यह ताप पर क्या हो जाएगा, इस ताप पर जल गैसीय अवस्था में भाप में बदलने लग जाएगा, स्टीम हो जाएगा, भाप में बदलने लग जाएगा। जब ये इसको ज्यादा ही हीट मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, भाप में वाष्पीकृत होने लग जाएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज 100 डिग्री सेल्सियस में द्रव्य तथा गैसीयता अवस्था दोनों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में जल उबलकर भाप में बदलने लग जाता है आपके 100 डिग्री सेल्सियस में। क्लियर हुई बात। क्या था क्वेश्चन हमारे पास कि अगर हम पानी को 250 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस में करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर हुई बात। यही था आपके पास क्वेश्चन। तो 250 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली आपको याद रखना है कि क्या रखना है कि जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है
किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? कि अगर पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो रही है तो उसका जो टेम्परेचर है वो स्थिर क्यों होता है, स्थिर क्यों होता है? तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल तोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाती है। मतलब जितना भी उसको हीट दे रहे हैं, जितना भी उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है? आकर्षण बल को तोड़ रहा है। क्लियर? प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर हुई बात? मतलब जितना भी टेम्परेचर लगेगा या जो भी हीट लगेगा वो क्या करेगा? आकर्षण बल को तोड़ने के लिए प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कौन सी विधि सुझाई है? मतलब कौन सी विधि है? ये क्या करना है कि जो वायुमंडल गैसों को द्रव में परिवर्तन करता है, ठीक है, तो जो अगर हम दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों में को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब क्या बोला उसने कि कोई माना कोई दो ले लेते हैं, हम दो अवस्थाएं ले लेते हैं द्रव की, द्रव और यहाँ पे हम ले लेते हैं गैस, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका द्रव का, कि ये द्रव किस तरीके से है, इनके बीच स्पेस कम है, लेकिन जो आपकी गैस है इनके बीच कुछ स्पेस ज्यादा है, कणों के बीच। दूसरा, अंतर आणविक बल इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर गैस के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रेशर दें, दाब लगाएं इस पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके कण पास पास आने लग जाएंगे, कुछ इस तरीके से, इसके कण इस तरीके से परिवर्तित होने लग जाएंगे। क्लियर हुई बात? तो गैस से द्रव में अगर हमें बदलना है तो हमें क्या, किसकी आवश्यकता होगी? दाब की। एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने में पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं। अगर इसका टेम्परेचर भी कम होगा और दाब अधिक होगा तो ये किस में बदलेगा? द्रव। ये किस में? आपका ये गैस है, ये द्रव है, तो ये गैस से द्रव में बदलेगा। क्लियर हुई बात? देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, गर्म सूक्ष्म दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है? कि जो आपका कूलर होता है वो सूक्ष्म दिन में अधिक ठंडा क्यों होता है? गर्म सूक्ष्म दिन में वायु की कमी क्या है? यहाँ पे आपकी वायु की कमी क्या होती है? कम होती है। तथा तापमान क्या होता है? आपका अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर क्या बढ़ जाती है। जो वाष्पीकरण है वो क्या बढ़ जाती है? उसकी जो क्रिया होती है वो बढ़ जाती है। क्लियर हुई? क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होने लग जाती है तथा वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। इसलिए कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर हमें क्या करती है? ठंडक प्रदान करती है। क्लियर? अब आगे देखिए, ये जो आपके यहां से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपकी प्रश्नावली एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, वहां से सॉल्व कर रहे हैं। उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड देख लेते हैं, गर्मियों में घड़े का जो जल होता है वो ठंडा क्यों होता है? घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिनसे पानी बहाकर रिश्ता रहता है। ठीक है, क्या होता है? वो पानी थोड़ा थोड़ा क्या होने लगता है? बहने लगता है तथा इनका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके या घड़े और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। ठीक है, जो यहाँ पे इसमें छिद्र पाए जाते हैं वहां से ये क्या होने लगते हैं? इसके पानी जो है वो धीरे धीरे क्या होते हैं? वाष्पीकृत होने लग जाते हैं, जिससे उसको क्या मिल रही है? गुप्त ऊष्मा मिल रही है। यह प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि घड़े एवं जल ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता रहता है। इसलिए मटके या घड़ा जो आपका उसका पानी होता है वो क्या होता है? ठंडा होता है। क्लियर हुई बात?
क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्रों से उनको क्या मिल रही है, गुप्त ऊष्मा मिल रही है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? आपने कभी परफ्यूम डाला होगा या इत्र डाला होगा अपने हाथ में, या पेट्रोल ही डाल दिया होगा कभी गलती से ही, ठीक है, तो उसमें आपको लगेगा कि आपका जो हाथ है वो उसमें थोड़ी सी आपको ठंडक महसूस होगी, ठीक है। तो वो क्यों होती है? वो होती है कि इस एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली में ठंडक महसूस होता है हमें, क्योंकि कि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वो आसपास से अपनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता हमें क्या होती है, महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण ये शीतलता हमें महसूस होती है। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों नहीं पी लेते, क्यों पी लेते हैं? कि अगर हमारे पास कप है और प्लेट में है तो हम ज़्यादा जल्दी चाय किस में पिएंगे? प्लेट में पिएंगे ना, क्योंकि उसका जो आकार होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस कारण जो चाय होती है वो आपकी क्या हो जाती है, पूरी फैल जाती है प्लेट में, और वो ठंडी जल्दी होती है कप के से, ठीक है। क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण क्या होगा, उतना ही आपका जल्दी होगा, ठीक है, जिससे दूध या चाय जल्दी आपके क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। क्लियर हुई बात? कि उसका जो सतह होता है, वो जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, इसलिए वहां पे जो आपका चाय या दूध है वो वाष्पीकृत होने लग जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? ठीक है, गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा क्या कर लेती है, अब्जॉर्व करती है। जो आपके हल्के कपड़े या सूती कपड़े होते हैं ये ऊष्मा को क्या अब्जॉर्व करती हैं, तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिससे पसीना अवशोषित हो जाते हैं। वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने से जो हमें, आपको देखा होगा आपने कि अगर आपको पसीना हो रहा होगा, उसके बाद आप थोड़ा सा अगर हवा के नीचे चले गए, पंखे के नीचे चले गए, तो आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होगी। या आपको पसीना हो रहा, आपने पाउडर डाल दिया, उससे भी होता है, क्योंकि जो पाउडर के कण होते हैं वो जो आपकी पसीने की है उसके कण को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वो वाष्पीकृत होता है। तो उससे वो क्या हो रहा है, आपको ठंडक मिल रही है, ठीक है, और आरामदायक महसूस होता है आपको। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं। पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। मतलब जो आपका रूम का टेम्परेचर है उसी में जो आपका पानी है वो द्रव अवस्था में है, और जो आपकी अलमारी है वो ठोस अवस्था में है। तो जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हिमांक का मतलब होता है कि अगर कोई द्रव अवस्था से किस में परिवर्तित हो, ठोस अवस्था में, ठीक है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, हिमांक। और क्वथनांक अगर हमारा ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदले तो वो क्वथनांक होगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है पानी का, द्रव का, परंतु निश्चित आकार नहीं होता है। इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी का आकार ले लेता है, ठीक है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। इसका जो गलनांक है वो कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका कारण निश्चित आकार है। मतलब इसका एक कारण क्या है, आपको पता है ना, ठोस के क्या क्या गुण है, एक तो उसका निश्चित आकार होता है, दूसरी चीज निश्चित आयतन होता है। तो ये ठोस को गुण को प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए ये कमरे के ताप में क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है,
273 केल्विन 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो आपका जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा ले लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है। दूसरी चीज, फिर ताप में वृद्धि करता है। परंतु इसी ताप पर अगर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ऊष्मा प्राप्त करता है तो बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा आपकी यहां पे दे रखी 3.3 कितनी है? 3.3 इंटू 10 की पावर 5 जूल है। ठीक है, इसको आप 105 मत पढ़ना, ये 10 की पावर 5 है कि 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.3 अब ठीक है, यहां पे भी ये अगेन 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं ले रहा है। मेन रीजन इसमें क्या है? गुप्त ऊष्मा का है कि जो आपका बर्फ है ये क्या कर रहा है? गुप्त ऊष्मा ले रहा है, जिस कारण ये अधिक शीतलता प्रदान करता है। और जबकि जो द्रव है वो अधिक शीतलता प्रदान नहीं कर रहा है क्योंकि वो गुप्त ऊष्मा नहीं ले रहा है। क्लियर? एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका जल है या सॉरी जो बर्फ है के गलन तथा संगलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल होती है। ये एक नंबर में आपके पास क्वेश्चन में आ सकता है कि बर्फ की गलन तथा संगलन की गुप्त ऊष्मा बताइए। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? तो भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्लियर हुई बात? क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा जो क्या कर लेती है वो अवशोषित कर लेती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, वो क्या है? निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपका जो ठोस है, ठोस से अगर वह द्रव में बदले तो उसको बोलते हैं हम संगलन। क्या बोलते हैं इस क्रिया को? संगलन। ठीक है, अगर आपका ठोस द्रव में बदले उसको बोलते हैं संघनन, और द्रव से गैस में बदले तो उसको बोलते हैं हम वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। तीसरी चीज, अगर गैस से द्रव में बदले, किस में बदले? गैस से द्रव में बदले तो उसको बोलते हैं हम संघनन। क्या बोलते हैं इसको? संघनन। ये कब होता है? जब हमारा दाब बढ़ता है, और अगर ठोस से द्रव में बदलना होगा तो ये टेम्परेचर घटने की क्रिया है। कौन सा वाला? ये ए और बी। ये आपका जब टेम्परेचर कम होता है तब ये अवस्थाएं परिवर्तित होती है। और जो आपका सी और डी है ये कब होता है? जब आपका दाब बढ़ता है। जब आपका सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये होता है, और यहाँ पे अगर दाब बढ़ता है तो ये आपका सी और डी होता है। ठीक है, और अगर आपका द्रव से ठोस में बदले तब आपको क्या होता है? जमाना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, पानी लिया होगा, गर्मियों में के टाइम पे हम क्या करते हैं? पानी को फ्रीजर में डाल देते हैं तो वो बर्फ बन जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? जम रहा है ये बोलते हैं। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? हम जमना बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये क्या लिख रखा है? जमाना लिख रखा है। ये जमाना नहीं है, ये जमना है। ठीक, अब हमारे पास तीसरी क्या है? अगर कोई अवस्था, कोई पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल रहा है तो उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे
पहले क्या होता है, आपको अगर आपने देखा होगा जो आपका बर्फ होता है वो नॉर्मली क्या होता है, वो पहले द्रव अवस्था में आता है, द्रव अवस्था में आने के बाद वो गैसीय अवस्था में आता है। लेकिन जो ठोस है यहाँ पे, वो अगर बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है तो उस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपतन। और ऐसी अगर गैस बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है तो उस अवस्था को बोलेंगे हम ऊर्ध्वपतन। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।